नमस्कार, स्वागत है न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। अमित शाह ने आज बुलाई बैठक। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहली बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे से आयोजित की गई थी। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में राज्यपाल अजय भल्ला समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। अमित शाह के साथ इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। महाकुंभ से वंचित लोगों को मिलेगा संगम का पवित्र जल। प्रयागराज महाकुंभ के इतिहास रचते हुए 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है ताकि कोई भी इस पवित्र त्रिवेणी के जल में डुबकी लगाने से ना छूटे। जो लोग किसी कारण से महाकुंभ में नहीं जा पाए उनके लिए भी त्रिवेणी के जल में डुबकी लगाने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के चलते योगी सरकार राज्य के सभी जिलों में संगम का जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए अग्रिशमन विभाग की 300 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गई हैं। भाषा विवाद के बीच अखिलेश यादव पर भड़के जयंत के विधायक। तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इतना तक कह दिया था कि हम हिंदी थोपने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। अब इस मामले को लेकर यूपी विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के विधायकों ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध किया है। मथुरा का मामला बना दलित बनाम यादव विवाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित परिवार की 2 बहनों की शादी टूटने की घटना पर सियासी भूचाल आ गया है। पिछले हफ्ते 2 दलित बहनें अपनी शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उनकी कार एक बाइक से जाकर टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवारों ने अपने परिवार से 15 लोगों को बुलाकर दुल्हन और उसके घर वालों पर जमकर हमला बोल दिया। हमला करने वाले यादव समाज से हैं, जिसके चलते अब ये मामला दलित बनाम यादव का सियासी रंग लेता जा रहा है। क्या एमसीडी ने किया संपत्ति कर माफ? एमसीडी ने सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने की अपील की है। उसने कहा है कि संपत्ति कर निगम की कुल आय का लगभग 1/4 हिस्सा है और इसका भुगतान सभी के लिए अनिवार्य है। निगम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और ठेकेदारों के बकाये का भुगतान शामिल है। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी को कहा कि कांग्रेस आगामी नगर निगम चुनावों में कोई भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टी के नेता अपने अपने एयर कंडीशन में बैठे हैं, वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। अंबाला नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने अपने कक्ष में बैठकर एक्स पर अपनी अपनी पोस्ट प्रसारित करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि वो केवल वातानुकूलित कमरों में बैठकर पोस्ट करते हैं। दिलीप जायसवाल को आरजेडी का बड़ा जवाब। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया था। ये मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की। दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि इस बार का बजट बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुआ हमला। मथुरा में नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए हैं। सड़क के किनारे खड़े बाइक सवारों ने काफिले पर पत्थर फेंका। हमलावर 2 युवकों को चंद्रशेखर आजाद समर्थकों ने पीटा और पुलिस को सौंप दिया। नीतीश कुमार ही चेहरा या सिर्फ मोहरा? बिहार के चुनावों में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या चुनावों में जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? और ये बड़ा सवाल है, और इसीलिए क्योंकि अब तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर नहीं किया है। इसकी मांग अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी कर रहे हैं।
उत्तराखंड में बेमौसम धान की खेती पर लगा बैन हटाया गया। उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में पिछले कई वर्षों से बेमौसम धान की खेती के कारण जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। जल स्तर गिरने से चिंतित राज्य सरकार एवं प्रशासन की तरफ से लंबे समय से किसानों को बेमौसम धान की खेती न करने की अपील की जा रही थी, लेकिन अब बेमौसम धान की खेती का क्षेत्रफल साल दर साल बढ़ता जा रहा था। इसके बाद बेमौसम धान पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, तो वहीं कई स्थानों पर बेमौसम धान की खेती के लिए तैयार हो रही पौध को भी नष्ट किया गया था। और अब सरकार ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में बेमौसम धान की खेती पर लगा हुआ बैन अब हटा दिया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।